नमस्कार, कैंडिड कन्वर्सेशन के इस शो में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं इलाहाबाद के रंगकर्मी प्रवीण शेखर। प्रवीण पिछले 40 सालों से रंगकर्म से वाबस्ता हैं। बैकस्टेज नाम की एक संस्था के निदेशक हैं। यूपी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड विनर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सीनियर फेलो रहे हैं। संस्कृति और संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर लंबे समय से लिखते रहे हैं। तो आइए प्रवीण से मुलाकात करते हैं। प्रवीण, ये बताइए कि थिएटर से आपका लगाव कैसे शुरू हुआ? कब आपको लगा कि आप थिएटर के लिए ही बने हैं? वो इग्नाइटिंग पॉइंट क्या है दरअसल? मेरी ज़िंदगी में थिएटर कब, कैसे और किस मोड़ पर शामिल हो गया, बहुत सायास ढंग से नहीं और ना ही सचेत रूप में। कब इससे जुड़ाव हो गया, मुझे याद है कि मुझे छपे शब्दों की अपेक्षा दृश्य अधिक अच्छे लगते थे या दृश्य ज़्यादा याद रहते थे। बाद में ये भी न जाने कब हो गया कि जो मूविंग इमेजेस थी, जो मूविंग शेप्स थे, ये ज़्यादा भाने लगे और शायद यही रुचि या यही यात्रा नाटक के लिए, नाटक के पास और नाटक की शक्ल में मेरे जीवन में शामिल हुआ। अब यह है कि थिएटर ऐसे देखा जाए तो मेरी यात्रा लगभग 40 वर्षों की है। जिंदगी का कोई तजुर्बा जो थिएटर में डटे रहने के लिए इंस्पायर करता हो? 1993 में रंगमंच को लेकर एक ऐसा मोड़ था जब जीवन ने एक बड़ी कीमत ली। मेरे पिता नहीं रहे और वो उस दिन नहीं रहे जिस दिन मेरे नाटक का एक शो था। उसके बावजूद अपनी माँ के साहस की वजह से, उनके विश्वास की वजह से, उनके प्रोत्साहन की वजह से, माँ क्या उन्हें हिम्मत माई कहना चाहिए, उनकी वजह से वो शो में कर पाया। फिर लगा जब थिएटर ने इतनी बड़ी कीमत ले ली है, या एक ऐसी चीज़, एक ऐसी घटना, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट इसकी वजह से आया है, तो शायद प्रकृति भी चाहती है या पिता भी चाहते रहे होंगे या मैं भी चाहता हूँ कि ये यात्रा लंबी चले, और आज तक की यात्रा उसी का परिणाम है। कई बार ऐसा जी में आया और जी चाहा कि थिएटर छोड़ दूँ। कई उदासी के क्षण आए, लेकिन उत्साह का जो तत्व है वो लगातार प्रेरित करता रहा और उसी ने रास्ता दिखाया। बीच बीच में कई बार ऐसा हुआ, निराशा अवसाद के क्षणों में कुछ टूटन भी हुई, घात प्रतिघात की वजह से भी लगा कि थिएटर छूट रहा है या छूट जाएगा। लेकिन जो थिएटर का जो एस्थेटिक्स है, जो ताकत है, जिसका सौंदर्य है, और थिएटर के ज़रिए जो रास्ता ज़िंदगी की ओर जाता है या ज़िंदगी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स तक जाता है, वो लगा कि थिएटर नहीं छूट सकता। क्योंकि थिएटर करना मेरे लिए अगर सिर्फ मंच पर या मंच से जुड़ी किसी एक्टिविटीज़ तक होता तो शायद बात कुछ अलग होती। जैसा भी बना या बिगड़ा हूँ, जैसा भी ऊबड़ खाबड़, टेढ़ा मेढ़ा, आड़ा तिरछा, उसे मैं थिएटर की ही देन या थिएटर के ज़रिए जो हासिल हुआ, जिन अनुशासनों से, जिन कला विषयों से, जिस सौंदर्य से परिचित हुआ, वो रास्ता थिएटर का ही था और वो यात्रा यहाँ तक ले आई है। उम्मीद है कि ये इसमें निरंतरता बनी रहेगी। वो कौन सा शो था जिसके बारे में अभी जिक्र कर रहे थे? कौन सा नाटक था वो दंगा का शो था और मैं तब कैंपस थिएटर इलाहाबाद में उनके लिए काम करता था। प्रोफेसर सचिन तिवारी जी के साथ में काम करता रहा और दंगा नाटक का शो था। मैं उस नाटक में शायर नासिर काज़मी का रोल कर रहा था और ज्ञानदेव अग्निहोत्री का ये नाटक था और जगत तारण ऑडिटोरियम
इलाहाबाद में इसका पहला शो था। उसके बाद इस नाटक के 2-3 और शो हुए, लेकिन न जाने क्यों ये शो ज़िंदा नहीं रह पाया। ये जो अभी जिस नाटक का ज़िक्र हम लोग कर रहे हैं, वो नाटक पहला नाटक तो नहीं था। नहीं, वो पहला नाटक नहीं था। उस पहले पहले नाटक या मंच पर पहली बार आने का जो थ्रिल है, उसको कैसे याद कर पाते हैं? जब नाटक देखने की शुरुआत हुई थी, तो मुझे याद है कि एक बार मेरे डैडी मुझे गांव से शहर ले आए थे छुट्टी के दिनों में। उनके ऑफिस का कोई फंक्शन था जिसमें मैंने एक नाटक देखा। मुझे याद नहीं आ रहा कि नाटक का नाम क्या था, लेकिन अब जब उसकी कॉस्ट्यूम, उसकी सेटिंग, उसका लोकेल आदि याद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद वो जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त या ध्रुव स्वामिनी या स्कंदगुप्त नाटक रहा होगा। वो उसकी छवि 1-2 इमेजेस अभी भी दिमाग में बनी हुई हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में यूथ फेस्टिवल में जाना शुरू हुआ। वहाँ कुछ एक नाटकों में मंच के पीछे के कार्य, उनमें सहयोग किया। उसी बीच में मैंने एक अखबार में विज्ञापन देखा कि एक संस्था को नाटक के लिए कलाकार चाहिए। तो हम 2-3 दोस्त वहाँ पहुँच गए। एक नाटक था सैय्यद अभय कोतवाल, उसमें एक छोटी सी भूमिका मिली। वो पहला शो था। वो उस शो की स्मृतियाँ याद हैं कि प्रयाग संगीत समिति में, फिर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के मंच पर वो नाटक हमने किया था। लेकिन उसके बाद ठीक जुड़ाव या थिएटर को गंभीरता से लेने की कोशिश मैंने अपनी ओर से जब कैंपस थिएटर में जाना हुआ वहाँ से की। लेकिन उसके पहले यूथ फेस्टिवल्स में, आईआईटी कानपुर में, आईआईटी मुंबई में और आईआईटी बीएचयू वाराणसी में कई एकांकी के या नाटक से जुड़ी प्रतियोगिताओं में, डिबेट में, एलोक्यूशन में हम लोग जाया करते थे। और हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ नाटक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलता रहा आया। ये भी एक उत्साह बढ़ने का या नाटक को थामे रहने का ये भी एक कारण था। उस रंग यात्रा में बहुत सारे लोग मिले होंगे जिन्होंने इंस्पायर किया होगा, जिन्होंने सपोर्ट किया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे जिनसे उम्मीदें होंगी और मुमकिन है कि वो उम्मीदों पर खरे न उतरे। तो नाटक करने का फैसला कई बार नाटक या कहानी पढ़ते हुए, कई बार किसी घटना की वजह से, तो थोड़ा सा उस रचना प्रक्रिया को और इस यात्रा को कोशिश करें कि हम लोगों को बता सकें। ये नाटक के लिहाज से मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही है कि मुझे अपनी यात्रा में बड़े जो आइकनिक फिगर हैं, जो लीजेंड्स हैं, उनका साथ मैंने पाया, उनका सानिध्य मैंने पाया और उनका विश्वास मैंने अर्जित किया। अगर नाम गिनाने हों तो सीधे मैं रतन धियाम का नाम लूँगा, भानु भारती सर का नाम लूँगा, बीएम शाह या तापस सेन। इनके साथ नाटक के दुनिया के और भी लोग, उनके अलावा जो साहित्य, संस्कृति या जो एस्थेटिक्स की दुनिया के लोग थे, चाहे वो शमसुर रहमान फारूकी साहब रहे हों या रुद्र प्रसाद सिंह गुप्ता जी रंगकर्मी, कोलकाता के वरिष्ठ और बड़े रंगकर्मी हैं वो, या लोकगीत गायिका शारदा सिन्हा जी का स्नेह मिला हो। इन सब से मैंने कुछ न कुछ हासिल करने की कोशिश की। ये बेशक बहुत बड़े नाम हैं जिन पर अभी हम लोग जिनका नाम, उन नामों ने कैसे प्रवीण का स्टाइल गढ़ने में मदद की, सपोर्ट किया? इन लोगों को देखकर या इन लोगों के काम को देखकर, इनकी रचना प्रक्रिया को ऑब्जर्व करके या इनके नाटकों को देखकर ये बहुत पहले समझ में आ गया था कि नाटक का एस्थेटिक्स या नाटक की दुनिया, नाटक का डिज़ाइन या जो कुछ मुझे नाटक के ज़रिए कहना है या साझा करना है, वो
या उसका कोई एक रास्ता नहीं है। इसके लिए दुनिया का साहित्य देखना होगा, पढ़ना होगा, उसका मनन करना होगा, या कविता, कहानी, नाटक, विचार, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर, नेचर, सबसे दोस्ती यारी करनी पड़ेगी। और इनके माध्यम से अगर कोई दृश्य, कोई इमेज या कोई रचना मन में उपजती है, तो उसको मंच की भाषा में, उसको नाट्य भाषा में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे ट्रांसलेट करना है, इसकी ओर देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर कहूँ मैं कि मुझे एक पेंटिंग, एक दृश्य, एक लैंडस्केप, एक फोटोग्राफ या एक कविता, कविता के बिंब, या कोई उपन्यास का दृश्य या किसी कहानी का दृश्य, कोई इमोशन, कोई टाइम, कोई स्पेस, कभी भी मुझे नाटक के लिए काम का हो सकता है। और ये चुनौती आती है कि इसको थिएटर लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, या इसको कैसे विजुअली अपनी भाषा में गढ़ने का, रचने का क्या उपक्रम होना चाहिए। ये इन लोगों को देखकर लगा कि सीधे नाटक को लेकर मंच पर उतर जाना, मुझे लगा सपाट बयानी होगी, या सिर्फ एक स्टेटमेंट होकर रह जाएगा। उसके ज़रिए कुछ और बात कहनी है, कई लेयर्स में बात कहनी है, या जो अंडर करेंट है, जो उसके भीतर का सौंदर्य है, जो उसके भीतर की लय है, जो उसके भीतर का ताल है, इसको पकड़ने के लिए या उसे अपना हिस्सा बनाने के लिए या उससे रिलेट करने के लिए मुझे तमाम माध्यमों का सहारा लेना पड़ेगा। वो चाहे कला विधा का कोई माध्यम हो, जीवन का कोई हिस्सा हो, या किसी का नरेट किया हुआ कोई विजुअल हो, या किसी की सुनाई गई कोई कहानी हो, किसी कहानी का दृश्य हो, कोई पात्र हो। ये किसी न किसी रूप में या कई रूपों में बहुत तरह से बहुतेरी छवियां लेकर दिमाग में हिस्सा बनाते हैं। और कब, किस समय, किस सीन को डिजाइन करते समय वो आपको सपोर्ट कर दें या सामने आके खड़े हो जाएं या आपके सामने दृश्य बनकर तैरने लगें, ये अगर उन्हें पकड़ने की या उन्हें कैद करने की या उन्हें सहेज कर रख लेने की सलाहियत मुझे अपने आदर्श में कहूँगा इन्हें, या जिनका सिखाया गया, जिनसे सीखा हुआ, जिनको पढ़कर, देखकर, सुनकर, उनके साथ रहकर उन्हीं से आया। इस अर्थ में मुझे कहना चाहिए कि वो मेरे लिए शब्दकोश थे, एनसाइक्लोपीडिया थे, गुरु थे, गाइड थे, और प्रेरित होने के लिए एक लाइट हाउस जैसे हमेशा रहे हैं। नाटक के मुझे बनाने के लिए या बनाने की प्रक्रिया में हमेशा ये महसूस होता रहा है कि कोई यूरेका मोमेंट नहीं मिला कि अचानक सब कुछ हो गया, या एक साथ कई सारे दृश्य आ गए और कई सारे शब्दों ने रूप धर लिया, या पूरे वाक्य ने, पूरे संवादों ने अपना दृश्य पा लिया। यह पूरे प्रक्रिया का हिस्सा रहा है कि कब कौन सी घटना, कब पढ़ा हुआ, सोचा गया, देखा गया कौन सा बिंब, कौन सा विजुअल आपके काम आ जाएगा या मेरे काम आ जाएगा, इसका पता नहीं होता। कई बार जीवन के ऐसे क्षण काम में आ जाते हैं, चाहे वो मान अपमान के, प्रवंचना के, उत्साह के, जीत के, ऐसे भी क्षण रहे हैं कि उन दृश्यों को याद करके, रिकॉल करके, फिर लगता है कि उन्हें फिर से क्रिएट किया जाए, रीक्रिएट किया जाए, रीअसेंबल किया जाए, रीस्ट्रक्चर किया जाए। तो उस कोशिश में भी कई सारे दृश्य बनते हैं और कई बार बात बन जाती है, कई बार बात बनते बनते बिगड़ जाती है। लेकिन कब पूरी बात बन पाएगी, कब पूरी तरह से ये मैं कह पाऊँगा कि ठीक ठीक यही मैं कहना चाह रहा था,
ये न जाने कब होगा। अभी सिर्फ़ इतना ही कह पाता हूँ कि कुछ ऐसा ही मेरे मन में था, जो मैं कह पाया आपसे। कोई ऐसा नाटक जिसके बारे में लगता है कि उसका बहुत गहरा असर है हम पे और हम उसे करना चाहते हैं और अभी हम नहीं कर पाए हैं उसे, तो वो कौन-सा नाटक है? और नहीं कर पाने की जो स्थिति है, वो क्यों, मतलब क्यों नहीं हो सका होगा वो? बहुत से नाटक या बहुत से विचार मन में हैं, रहते हैं, जिन्हें लगता है कि ये मेरे नाटक का विषय होना चाहिए था, या बहुत सारे क्लासिक्स ऐसे हैं जिनको पढ़कर लगता है कि काश ये मैं कर पाता, या इतना भी कि काश ये मैं कर सकने की हिम्मत जुटा पाता। ऐसे में मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं कब मैं कालिदास को कर पाऊँगा, या न जाने कब मैं अंधा युग भारती का कर पाऊँगा, या मोहन राकेश का आषाढ़ के एक दिन कर पाऊँगा। बहुत से नाटकों की प्रस्तुतियाँ मैं देखता रहता हूँ अपने शहर में और शहरों में, और नए लोग, पुराने लोग साहस और कई बार दुस्साहस करके वो प्रस्तुतियाँ कर लेते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इन नाटकों को समझने के लिए, या इनके भीतर उतरने के लिए, या इनसे अपना रिश्ता बनाने के लिए मुझे कुछ और इल्म हासिल करना होगा, मुझे और समझना होगा, दुनिया को और देखना होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं शेक्सपियर को भी करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रीक ट्रेजेडीज़ करूँ। मुझे लगता है कि एक मनुष्य के होने के नाते, एक मानवीय संवेदना के जितने स्तर हैं या जितने कोने हैं, वहाँ तक की पहुँच रखने वाले ये जो नाटक हैं, जो नाटक की यात्रा है, वहाँ तक मैं बात अपनी कहूँ या उनके ज़रिए अपनी बात कहूँ या वहाँ पर जाऊँ। मैंने जिन नाटकों के नाम गिनाए, चाहे वो ओइडिपस रेक्स हो या आषाढ़ के एक दिन, अंधा युग, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, ये सब मेरा सपना है और अभी तक ये करने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाया हूँ। मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ इनको, और मुझे लगेगा जब कि मैंने कर सकता हूँ, या इन नाटकों में ऐसी कोई बात कह सकता हूँ जो पहले कभी कही नहीं गई, या जो मैंने पहले कभी देखी नहीं, तो उस दिन मैं इन नाटकों को करूँगा, और या इन नाटकों में से कुछ नाटकों को करूँगा, या कहने की करने की चेष्टा कर पाऊँगा। तो किसी कहानी या किसी नाटक में जो करने के लिए तय करते हैं या जो किए, उसमें कौन सी चीज स्पार्क करती है कि ये करना है हमको, कि हमको करना चाहिए? पहली शर्त होती है कि इसका विचार, इसका जो केंद्रीय तत्व है और इसका जो कहन है, वो मुझे कितना बेचैन करता है, या कितना मोटिवेट करता है, या कितना इंस्पायर करता है, या कितना डिस्टर्ब करता है। उसके बाद लगता है कि इसमें कही गई चीज़ों को क्या दृश्यों में गढ़ा जा सकता है, या इसका ट्रांसफॉर्मेशन किन-किन माध्यमों के ज़रिए, किन-किन टूल्स के ज़रिए हो सकता है, और क्या वो टूल्स या उन औज़ारों में इतनी धार है कि इस कहन को दर्शकों का हिस्सा, उनकी संवेदना का हिस्सा, उनकी संवेदनशीलता का हिस्सा बना पाएँ या बन पाएँ। मैंने कई बार ऐसे कोशिश की और कई बार लोगों को अच्छा लगा, लेकिन मैं अपने स्तर पर मैं अपने आप को फ़ेल मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं वो बात कह ही नहीं पाया। भले ही दर्शकों ने सराहा, आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की, अच्छी समीक्षाएँ छपी, अच्छी रिपोर्ट्स भी छपी, लेकिन मैंने ही अपने आप को कई बार फ़ेल कर दिया है। और इस मामले में मैं बहुत अज्ञानी हूँ कि मेरा अपना जजमेंट अपने नाटकों को लेकर बहुत ख़राब रहता है। मुझे पता नहीं होता कि मेरे कौन से नाटक चलेंगे या कौन से नाटक बंद हो जाएँगे। इसका दुःख अलग होता है कि हम नाटक को पैदा तो कर लेते हैं, लेकिन ज़िंदा नहीं रख पाते। तो उनके असमय मौत या समय चले जाने से, बीत जाने से एक दुःख तो होता ही है।
लेकिन कई बार ऐसा भी होता है उन नाटकों के मर जाने का या उनके ना रहने का दुख होता है, जिनमें बहुत कोशिश मैंने की उन्हें रचने की या उन्हें गढ़ने की प्रक्रिया में कि मैं सबसे अच्छे दृश्य या सबसे असरदार दृश्य रचूं, उनके ज़रिए उस नाटक को बनाऊं या उन दृश्यों की एक माला बनाऊं कि जो उस नाटक को बना पाएँ या उस नाटक की नाट्य भाषा बने। इस अर्थ में कई बार ऐसा हुआ है कि वो नाटक नहीं चले या नहीं दोहरा पाया, उनके कई सारे शोज़ नहीं हो पाए। ऐसा भी हुआ है जिन नाटकों को मैंने कई बार ऐसा भी काम मैंने किया है या करना पड़ता है, ये मैं स्वीकार करता हूँ कि टीम चलाने के लिए या करते रहने के लिए या अपने आप को उलझाए रखने के लिए या खुद को फंसाए रखने के लिए, कई बार किसी अवसाद से या बचे रहने के लिए या मुक्त होने के लिए ऐसे भी नाटक मैंने किए हैं या करता रहता हूँ कि मुझे लगता है कि ये बस हो जाए या इसकी प्रक्रिया में मैं उलझा रहूँ या हम टीम के लोग रोज़ मिलते रहें, एक सामूहिकता बनी रहे, हमारा संवाद बना रहे, जो मनुष्य होने की शर्त है कि उसमें हम मिलते-जुलते रहें, बात करते रहें। वो ऐसे भी नाटक मैंने किए हैं कि जिन्हें लगता है कि ये नाटक 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इसकी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी, तो नाटक भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो नाटक आज भी ज़िंदा हैं, आज भी चल रहे हैं। कई नाटक तो 25 साल से, 30 साल से या 12 साल से, 8 साल से चल रहे हैं। किसी नाटक में ऐसा भी हुआ है कि मैंने सोचा है कि ये इसमें सारी अब तक की जो क्षमता है या अपना अनुभव है, उसका पूरा इस्तेमाल किया। लेकिन वो कई वजहों से या कुछ कारणों से दोबारा नहीं हो सके, तीसरी बार नहीं हो सके, कई बार नहीं हो सके और वो असमय ही ख़त्म हो गए। फिर सबके बाद कुछ नाटक या कोई नाटक तो होगा जिसको करने पर करने का संतोष मिला हो या संतोष अभी तक उसका महसूस किया जाता रहा हो। नाटक के संतोष को लेकर ये कई सारी चीज़ों पर मुझे लगता है कि निर्भर करता है। एक बार नाटक हो जाने या उसकी प्रक्रिया में शामिल खुद को कर लेने तक ये खुद के संतोष का कारण होता है। मुझे लगता है कि जब नाटक के शोज़ होते हैं और उसके हर शो के दर्शक अलग-अलग तरीके से जब उसे रिसीव करते हैं और रिएक्ट करते हैं या उनका संतोष या उनकी प्रतिक्रिया, वो मेरे संतोष का कारण बनती है और अलग-अलग अनुभवों के स्तरों पर या जीवन में जो मेरे जाल पेच हैं, उन्हें कहीं न कहीं से वो सैटिस्फाई करते हैं। और ये समय के साथ ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि संतोष का स्तर बदलता हुआ या बढ़ता हुआ, ये अलग नाटकों में अनुभव हुआ। जैसे मैं एक नाटक कई सालों से कर रहा हूँ, हवालात, या पिछले 4-5 साल से एक नाटक शुरू किया, खारू का खरा किस्सा, जो भुवनेश्वर की कहानी भेड़िए पर आधारित है। सुमन कुमार जी ने इसका नाट्य रूपांतरण किया है। ये नाटक या डॉन किखोते, डॉन क्विक्सोट का जो नाटक मैंने बनाया बच्चों के लिए, खारू का खरा किस्सा, यह एक जापानीज़ कहानी पर, एक सच्ची घटना पर एक नाटक जो हिरोशिमा और नागासाकी की जो वहाँ पे परमाणु बम गिराए गए थे, उस घटना को लेकर एक नाटक किया था, कागज़ के पक्षी। इन नाटकों को लेकर लगता है कि इन नाटकों को बनाकर या इनका हिस्सा होकर बहुत संतोष की बात ये रही कि मैंने भी कुछ किया है या कुछ होने में मैं भी शामिल रहा हूँ या मुझे भी कुछ मिला है। ये मिलना मेरी संवेदना को या मेरी सोच को, मेरी संकल्पना को, मेरे संघर्ष को या मेरे सपने को और बड़ा ही किया है। लगता है कि ये नाटक, जब भी ये नाटक होते हैं या जब भी नाटकों को मैं कर पाया, तो हर बार एक नई तरंग, एक नई हवा
एक नई ऊर्जा, एक नई चमक के साथ मुझे नाटकों ने कुछ बड़ा किया है और लगातार समृद्ध किया है। नए आर्टिस्ट के लिहाज से ये थोड़ा बताएं कि कौन कौन सी चीजें मिलकर एक कलाकार के बनने में मदद करती, ज्ञान की, अनुभव की, अभिनय की। मुझे ये लगता है कि स्टेज पर आने के पहले या स्टेज पर रहने के लिए या स्टेज से जुड़े रहने के लिए थिएटर में होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक नाट्यालेख लेकर मंच पर खड़े हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। थिएटर के लिए जो अपने मनुष्य को भीतर के इंसान को बेहतर बनाने के लिए जो तरकीबें या रास्ते, जिन रास्तों पर चला जाता है, जिन रास्तों पर चल के जाया या आया जाता है, उसके ज़रिए एक मनुष्य या इंसान, एक लड़का या लड़की वो एक थिएटर पर्सन के रूप में तब्दील होता है। ये फिर वही है कि कई सारे अनुभवों और कई सारी संवेदनाओं से होकर वो मनुष्य थिएटर करने के लायक बनता है। और ये संवेदनाएं, ये इमोशन, ये सौंदर्य बोध, ये सौंदर्य किसी एक जगह पर, किसी एक पाठ्यक्रम में नहीं उपलब्ध होता। ये दुनिया के अच्छे सिनेमा में, दुनिया की अच्छी तस्वीरों में, दुनिया के अच्छे फोटोग्राफ में, पेंटिंग्स में, मूर्तियों में और किताबों में, साहित्य की दुनिया में, कविताओं की दुनिया में, कहानी की दुनिया में, उपन्यास में वहाँ मौजूद है। इन रास्तों से होते हुए या कम से कम इन रास्तों को छूते हुए, ना सिर्फ छूते हुए, यह भी हो सकता है कि कम से कम इतना तो हो कि उन रास्तों को देखते हुए, उन रास्तों को मन में रखते हुए अगर मंच पे जाया जाए या मंच पे आया जाए तो थिएटर करना आसान हो जाता है। अच्छा थिएटर करना और आसान हो जाता है। जिम्मेदारी भरा थिएटर करना उससे भी आसान हो जाता है। लेकिन जिस तरह, यह मैं कोई नई पीढ़ी की शिकायत या की शक्ल में नहीं कह रहा हूँ, उन लोगों ने या उनसे जिन लोगों ने एक अच्छी दुनिया की दूरी बना दी है या दूरी खींच रही है, वो शायद उनका रास्ता कुछ और दुरूह कर दे रही है या उन्हें एक बेहतर थिएटर के ओर जाने में कुछ और मुश्किल आ रही है। लेकिन जब भी मैं युवा साथियों से या नई पीढ़ी के कलाकारों से मिलता हूँ या उनसे बात करता हूँ, संवाद करता हूँ, तो थिएटर करने वाले को किन किन रास्तों से, दरअसल ये रास्ता ज़िंदगी की से जुड़ा हुआ है। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो जो चीज़ें हो सकती हैं, जिनसे ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है, मन, मस्तिष्क, हृदय, आत्मा शुद्ध और सुंदर हो सकती है, वही रास्ता थिएटर को भी अच्छा बनाता है। ये बात समझाने की चेष्टा करता हूँ या नाटक से जुड़े अभ्यासों में उन्हें ये बताने की कोशिश करता हूँ। और यह कोई अलग से कोई रास्ता नहीं है। यह हमारी परंपरा में, हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में, हमारे अध्यात्म में और इंडियन नॉलेज सिस्टम में, वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम में मौजूद रहा है। केवल उस ओर या उस दिशा की ओर दिखाने की, बताने की, उस रास्ते की ओर चलने के लिए एक इशारा ही ज़रूरी होता है। आप इशारा ही कर सकते हैं। अंततः चलना उन्हीं को होता है जिन्हें चलना है। आप उस रास्ते के लिए एक मार्गदर्शक हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं या दिशा सूचक हो सकते हैं, लेकिन चलना उन्हें ही है। और यह कोई अलग रास्ता या नया रास्ता या कठिन रास्ता नहीं है। यह हमारे यहाँ पहले से मौजूद रहा है, अपने ही साहित्य में, अपने ही कविताओं में, अपने ही नाट्य परंपरा में, अपने ही जीवन दर्शन में, संस्कृतियों में, बहुसंस्कृतियों में, भारतीय साहित्य में, भारतीय ज्ञान पद्धति में या पाश्चात्य ज्ञान पद्धति में
केवल वहाँ पे विज़िट करना है और उन दृश्यों को, उन वहाँ से जो एसेंस है, जो महक है वहाँ की, जो खुशबू है, जो तत्व है, उनको हाथ पर रखकर, उनको मन में रखकर, उनको मस्तिष्क में रखकर अगर साथ चलें, तो मुझे लगता है कि रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है, जैसा कि ज़रा-सा आसान मेरे लिए हुआ है।